सो हेलो ग्रेट माइंड्स। तो आज हम लोग थर्ड लेक्चर में लेजर्स के डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रोडेनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। इसको हम लाइन ब्रोडेनिंग भी कहते हैं इन जनरल। इसको स्टार्ट करने से पहले एक करेक्शन है। पिछले सेकंड लेक्चर्स में मैं एनर्जी लेवल्स के एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल्स में यहाँ पर 10⁻⁹ सेकेंड लिख दिया था, जो कि गलत था। वो दैट इज़ बेसिकली 10⁻⁸ सेकेंड। काइंडली रेक्टिफाई कर ले उसको। एक्चुअली नैनो सेकेंड्स की बात हो रही थी, इसलिए 10⁻⁹ रिप्रेजेंट हो गया होगा, तो काइंडली करेक्ट कर लें। राइट। तो आई होप कि प्रीवियस 2 लेक्चर्स आपको पता होगा, उसको सुन रखे होंगे, समझ रखे होंगे। कोई क्वेश्चन क्वेरीज होगा तो आप पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड। कोई क्वेश्चंस इसमें बॉदर कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें, और इसको समझने के लिए मैं लेक्चर्स को 2 पार्ट में कर दूंगा। पार्ट 1 ब्रोडेनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस और पार्ट 2। राइट। तो पहले मैं जितना भी पॉसिबल है 20 मिनट्स के लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में इसको डिटेल में और डिस्कस करेंगे। तो कीवर्ड्स को बॉदर करेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। बेसिकली स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, यू कैन से। जैसे कि आपने सुन रखा है विबग्योर, राइट, विबग्योर, ये सभी को पता रहता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं वायलेट का और रेड का एक फ्रीक्वेंसी अरेंजमेंट है, एक वेवलेंथ का। इसका आपको ये कह सकते हैं कि ये इसका वेवलेंथ, जो रेड कलर का वेवलेंथ होता है, वो ज़्यादा होता है। तो स्पेक्ट्रम का एक स्पेक्ट्रम में कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। यहाँ एक बेसिक चीज़ और बताना ज़रूरी है कि किसी मटेरियल से कैसे हम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सिंपली कि अगर आप किसी मटेरियल्स को किसी, यानी कि मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, जो लाइट इमिट कर रहा है उस मटेरियल को अगर आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो एक्साइटेड स्टेट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो एक्साइटेड एटम्स जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो फोटॉन्स इमिट करता है। राइट। कभी भी एक्साइटेड एटम ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी लूज़ करेगा और वो फोटॉन्स के फॉर्म में आपको लाइट मिलेगी। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो अगर एक्साइटेड स्टेट से या फिर किसी हायर एनर्जी स्टेट से पार्टिकल्स इमिट हो रहा है तो ये फ्रीक्वेंसी है। तो एक्साइटेड स्टेट्स बहुत सारे होते हैं, राइट। तो एक्साइटेड स्टेट से तो अलग अलग इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो एक स्पेक्ट्रम आप ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर मटेरियल से। अगर इस तरह से हम इसको इंटरनल स्ट्रक्चर को एक मटेरियल की बात कर लें कि अगर मटेरियल में बहुत सारे क्वांटम स्टेट्स है, तो अलग अलग क्वांटम स्टेट से फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं, तो दे हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। राइट। तो ये एक बात चली कि स्पेक्ट्रम क्या है, कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। या फिर आपने बीएससी के किसी प्रैक्टिकल्स में स्पेक्ट्रोमीटर से स्पेक्ट्रम आप ऑब्जर्व किए होंगे। ग्रेटिंग से अगर स्पेक्ट्रम देखा होगा, सोडियम लैम्प का और मर्करी सोर्स का अगर आपने देख रखे होंगे, या फिर ग्रेटिंग से कहीं पर आपने सिंपल ऑर्डिनरी लाइट का स्पेक्ट्रम देखे होंगे, तो उसमें कलर्स आपने ऑब्जर्व किए होंगे, अलग अलग कलर्स ऑब्जर्व किए होंगे, राइट, डिफरेंट कलर्स ऑब्जर्व किए होंगे। तो ब्रोडेनिंग का मतलब मैं समझा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि उसमें अगर आप कोई कलर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि ये ब्लू कलर ही है, राइट, तो वो ब्लू कलर ऐसा नहीं है कि वो केवल एक सीधी सी लाइन होगी, उसके सराउंडिंग में भी उसका कोई ना कोई एग्जिस्टेंस होगा, वो उसका एक विड्थ होगा, उसका कोई ना कोई विड्थ होगा। तो ये जो विड्थ है उस कलर की, उस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का कोई ना कोई एक रेंज होगा, उसके वेवलेंथ का कोई ना कोई एक रेंज होगा। मतलब शार्प, कोई भी स्पेक्ट्रम शार्प नहीं हो सकता है, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ ब्रॉडेनिंग होगी। ब्रॉडेनिंग मतलब उसका कोई ना कोई एक विड्थ होगा, ये विड्थ होगी। आप प्रैक्टिकली इसको अगर देखे होंगे तो उसको कोरिलेट कर सकते हैं। इवन आप दोबारा उस टाइप के प्रैक्टिकल्स को चेक कर सकते हैं। ग्रेटिंग, जस्ट ऑर्डिनरी लाइट के सामने आप ग्रेटिंग को ऑब्जर्व करेंगे तो स्पेक्ट्रम आप चेक कर सकते हैं। ग्रेटिंग में भी
ग्रेटिंग कुछ इस तरह का, ये डबल स्लिट है। ग्रेटिंग तो मेरे पास अभी हाँ है, तो ये ग्रेटिंग है, राइट। तो ग्रेटिंग से मैं अब जैसे नेक्ड आई से मैं अगर ऐसे इसको देखता हूँ तो किसी न किसी कॉर्नर पे कलर्स, वो डार्कनेस में वो कलर्स ऑब्जर्व हो सकता है। थोड़ी सी डार्कनेस होनी चाहिए और एक जगह सोर्स ऑफ लाइट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो मैं उस ग्रेटिंग से ऑब्जर्व कर सकता हूँ। ब्रोडेनिंग की बातें हमें समझ सकता हूँ इजली, राइट। तो यू कैन चेक आउट दिस थिंग्स कि किस तरह से ब्रोडेनिंग हो रहा है। अगर आपके पास ग्रेटिंग है तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ है और भी इसमें डिस्कस करते हैं कि इसका रीज़न क्या है ब्रोडेनिंग का। ब्रोडेनिंग का सिंपल मतलब ये है कि द स्पेक्ट्रम्स आर नॉट शार्प, स्पेक्ट्रम्स आर नॉट शार्प, दे हैव फाइनाइट विड्थ। यानी कि अगर आप किसी क्वांटम स्टेट से ट्रांजिशन करा रहे हैं एटम्स को, अगर उसमें फोटॉन्स इमिट हो रहा है तो उसका स्पेक्ट्रम शार्प ना हो करके उसका स्पेक्ट्रम कुछ विड्थ एग्जिस्ट करता है। सिंपल सी भाषा में इसका कुछ ना कुछ विड्थ होगा। तो ये समझाने के लिए है, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है तो इसको अगर फ्रीक्वेंसी को, ये जस्ट समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, राइट। तो उसको अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में बोलूँ कि ये अगर इंटेंसिटी है, इधर फ्रीक्वेंसी है, तो ये शार्प ना हो करके कि एक पार्टिकुलर एक सिंगल ही वैल्यू होगी, उसका एक रीज़न होगा। इसको आप सेंट्रल कह सकते हैं, इसको आप न्यू1 और इसको आप न्यू2। ये जो रीज़न होगा दैट इज़ डेल्टा न्यू, राइट। तो मैंने कहा कि वो स्पेक्ट्रम शार्प ना हो करके दैट हैव सम सर्टेन विड्थ। तो इसका मतलब अगर हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करें, ये ऐसा क्यों हो रहा है, वाई देर इज अ ब्रॉडेनिंग इन द स्पेक्ट्रल लाइंस। द रीज़न बिहाइंड दैट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप समझेंगे कि हमने पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी लेवल्स होता है। मान लो इसको E1 कह दिए हमने, इसको E2 कह दिए, राइट। ये N1 था, ये N2 था, नंबर ऑफ एटम्स, राइट। ये फोटॉन्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो H न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ये रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो जनरली क्या होता है कि अगर आपने इसको कह दिया कि ये दिस एनर्जी लेवल्स इज शार्प, दिस एनर्जी लेवल इज शार्प, इट मीन्स कि न्यू नॉट इज इक्वल टू E2 माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन H। मतलब एक सेंट्रल फ्रीक्वेंसी ही आपको मिलेगा, राइट। बट जनरली अगर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से बात करें कि देयर इज अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, ये रिलेशन आपको पता होगा, डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ H कट। तो मैं थोड़ी देर के लिए कह दूं, जो अभी तक आप समझते आ रहे हैं कि जो विड्थ है एनर्जी की वो डेल्टा E इज इक्वल टू 0, then what will happen according to mathematics of that Heisenberg uncertainty principle? It means that this implies that delta T is equal to H cut upon, मैथमेटिकली मैं जस्ट इसको इस साइन से इस साइन पे आ गया क्योंकि मैं अब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। तो इट विल बी 0, H कट अपॉन 0 दैट इज़ इनफाइनाइट, टाइम डेल्टा टी दैट इज़ इनफाइनाइट। अब इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर जो एटम्स थे एक्साइटेड स्टेट्स में, उनकी लाइफ टाइम डेल्टा टी दैट इज़ इनफाइनाइट। Is it possible that atoms present in metastable state or any excited state that can stay for infinite lifetime? That is theoretically or practically impossible, right? Practically it is impossible, right? Any atom in any material, or in an excited states cannot stay फॉर इनफाइनाइट लाइफ। अगर ये इनफाइनाइट लाइफ टाइम कोई रहता है एटम्स, तो कभी भी हमें ये फिनोमेना
आप स्पॉन्टेनियस इमिशन या स्टिमुलेटेड इमिशन या लेज़र लाइट या फिर आप एलईडी से लाइट इमिशंस की बातें नहीं कर सकते थे, राइट। सो यहाँ पर इसके वजह से अगर ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा नॉट इक्विवेलेंट टू ज़ीरो, डेल्टा ई नॉट इक्विवेलेंट टू ज़ीरो। इसका मतलब कि ये जो एनर्जी लेवल्स है, जो E2 और E1 में जो शार्प कह रहा था, दैट हैव सर्टेन विड्थ, ये इनका कोई ना कोई विड्थ है, कोई ना कोई विड्थ है। तो उस विड्थ को मैं कह सकता हूँ कि एक डेल्टा 1 है, एक डेल्टा 2 है, विड्थ को रिप्रेजेंट कर दिया। एंड दैट डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा E1 अपॉन H and delta 2 is equal to delta E2 upon H, right? And that is basically energy width of that energy level, individual energy level. Delta 1 plus delta 2 is equal to delta nu, that is this one, right? So this is all about, ये आप ये कह सकते हैं कि डेल्टा न्यू है वो ब्रोडेनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है, जिसमें कि न्यू नॉट क्या है, सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है, न्यू नॉट दैट इज द सेंट्रल फ्रीक्वेंसी। तो इससे हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी कितनी ब्रॉडेनिंग होगी। एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ आपको। तो इसके कई सारे टाइप्स हो सकते हैं, राइट। जस्ट अ सेकेंड कि मैं इसका मैथमेटिक्स एक फॉर्मूलेशंस दैट इज, ये चलिए मैं डिफरेंट वाले नेचुरल लाइन ब्रोडेनिंग जब इसके टाइप्स बॉदर करूँगा तो ये चीज़ें बॉदर कर दूँगा। ये सेम मैथमेटिक्स आप उसमें इसके टाइप्स में समझ लेंगे। So the frequency spread of any state, that is delta nu is equal to 1 by 2 pi delta t। इसको और डिटेल में कैसे क्या आया इसको बॉदर कर लेंगे, इससे जस्ट आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो ब्रोडेनिंग का कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट है कि इसी से आप ये चीज़ एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर आप समझ सकते हैं कि क्यों कोई सोर्स लाइट सोर्स परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक सोर्स नहीं हो सकता है। द रीज़न इज़ द एनर्जी लेवल्स हैव नॉट शार्प energy levels, the energy levels are not sharp, they have width, due to that width there is a broadening in the spectral lines. So that's why you can say also say that is any source cannot be perfectly monochromatic due to their broadening in the energy levels. तो ये सारी बातें आप इसमें बता सकते हैं, राइट। तो बहुत ही ब्रीफली थोड़ा सा मैं इसके टाइप्स के बारे में बात कर देता हूँ और डिटेल आप लोगों से इसमें और जो इंडिविजुअल जो इसके टाइप्स है उसमें डिटेल्स बॉदर करेंगे। तो टाइप्स ऑफ ब्रोडेनिंग में कितने तरह के ब्रोडेनिंग हो सकता है, एक हो सकता है होमोजीनियस और दूसरा इनहोमोजीनियस। होमोजीनियस और इनहोमोजीनियस दो तरह के ब्रोडेनिंग होता है, एक होमोजीनियस और दूसरा इनहोमोजीनियस ब्रोडेनिंग। तो होमोजीनियस में बहुत इजीली आप समझ सकते हैं, होमो मीन्स एक तरह का मतलब सेम तरह का मटेरियल हो जिसमें कि एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस वो एक ही तरह के अगर किसी एक्टिव मीडियम हो तो उसको आप होमोजीनियस मीडियम कह सकते हैं।
राइट। इनहोमोजीनियस मीडियम कैसे कौन सा हो सकता है, जिसमें कि अलग अलग हो, मतलब ये कह सकते हैं कि हीलियम हो गया और उसमें नियॉन का मिक्सचर, अगर उस किसी लेजर्स में अगर हमने किसी एक्टिव मीडियम यूज़ करते तो वो इनहोमोजीनियस मीडियम होगा। सिंपल सी भाषा में ये समझ सकते हैं। तो होमोजीनियस ब्रोडेनिंग में दो तरह के जो टाइप्स है, दो तरह के ब्रोडेनिंग होता है। एक नेचुरल लाइन ब्रोडेनिंग होता है और दूसरा कोलिजनल ब्रोडेनिंग होता है। तो जो मैं अभी बात किया ये नेचुरल लाइन ब्रोडेनिंग में आप इस सारी थ्योरेटिकल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को कंसीडर कर सकते हैं। कोलिजनल ब्रोडेनिंग एक होता है और जो इनहोमोजीनियस ब्रोडेनिंग है दैट कंसिस्ट ऑफ डॉपलर ब्रोडेनिंग। तो तीन तरह के आपको यहाँ पर ब्रोडेनिंग पता चल गया, एक नेचुरल, दूसरा लाइन दूसरा कोलिजनल ब्रोडेनिंग और तीसरा डॉपलर ब्रोडेनिंग। तो इसको डिटेल्स में नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग बॉदर करेंगे। इससे कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वारीज है तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच।